Hello everyone, this is your political science class. Today we will study the third part of the fourth chapter which is executive यानी कि कार्यपालिका। हम एग्जीक्यूटिव चैप्टर की स्टडी कर रहे हैं जिसमें लास्ट क्लास में हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में स्टडी किया, जिसमें नॉमिनल एग्जीक्यूटिव यानी कि प्रेसिडेंट के बारे में और उनके फंक्शंस के बारे में जाना। तो आज की क्लास में हम रियल एग्जीक्यूटिव यानी कि प्राइम मिनिस्टर के बारे में जानेंगे, जिनके पास वास्तविक शक्ति होती है, यानी कि जो भी शक्तियां दी गई है देश को चलाने संबंधी, वो सारी शक्तियां जो होती है वो प्रधानमंत्री के पास ही होती है। तो वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति मंत्रिपरिषद यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास होती है और इस मंत्रिपरिषद के हेड या लीडर प्रधानमंत्री होते हैं और प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री होते हैं और प्रधानमंत्री ही देश के भाग्य विधाता भी होते हैं। हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था कि राष्ट्रपति देश के अध्यक्ष होते हैं और प्रधानमंत्री सरकार के अध्यक्ष होते हैं, यानी कि प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ द स्टेट एंड प्राइम मिनिस्टर इज़ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। अब हम लोग जानेंगे कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है, अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तो यहाँ पर लोग देख रहे हैं अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 75 प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर, यानी कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। पार्लियामेंट के लोकसभा में जिस पार्टी को मेजोरिटी यानी कि बहुमत मिलता है और जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिला है और लोकसभा में उसने अपना बहुमत पेश कर दिया है, उसी पार्टी की मेजोरिटी है, तो राष्ट्रपति क्या करेंगे, उसी पार्टी के जो लीडर होंगे उन्हें प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर देंगे। अब हम लोग जानेंगे कि प्रधानमंत्री बनने के लिए क्या क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए या क्या योग्यता होनी चाहिए जिसके द्वारा कोई भी प्रधानमंत्री के पद पर या प्रधानमंत्री बन सकता। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं फर्स्ट, भारत का नागरिक हो, ही शुड बी एन इंडियन सिटीज़न। सेकेंड देख रहे हैं कि वो संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो, मेंबर ऑफ एनी हाउस ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन का वो सदस्य हो सकता है। लोकसभा का सदस्य अगर वो है तो 25 साल होनी चाहिए उनकी उम्र, और यदि वो राज्यसभा के सदस्य हैं तो उनकी उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। पर यदि कोई ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री बन रहा है जो कि किसी भी सदन का सदस्य नहीं है और वो प्रधानमंत्री बन जाते हैं, तो प्रधानमंत्री बनने के बाद 6 महीने के अंदर उन्हें किसी भी सदन का मेंबर बनना अनिवार्य है। अब हम लोग जानेंगे कि प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल होता है या टर्म, कितने समय के लिए वो प्रधानमंत्री के पद पर बने रह सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि निश्चित कार्यकाल नहीं होता, देयर इज़ नो फिक्स्ड टर्म, इनका कोई भी निश्चित समय नहीं होता है। वे तब तक प्रधानमंत्री बने रह सकते हैं जब तक कि उन्हें लोकसभा में मेजॉरिटी यानी कि बहुमत मिली हुई है। बहुमत 5 साल, 10 साल या उससे भी अधिक हो सकती है। जब तक कि बहुमत उनके साथ है वो प्रधानमंत्री के पद पर बने रहेंगे। जैसा कि हम भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो वो 1947 से, यानी कि जब भारत आज़ाद हुआ तो उससे लेकर के 1964 तक प्रधानमंत्री के पद पर रहे, यानी कि काफ़ी लंबे समय तक हम लोग देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री के पद पर रहे। 1964 में चूँकि उनकी मृत्यु हो गई थी, इसलिए यहाँ पर उनका कार्यकाल 1964 तक ही हम लोग कहेंगे। फिर हम लोग यहाँ पर वर्तमान समय की बात करेंगे तो प्रेजेंट टाइम में जो प्राइम मिनिस्टर हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने 2014 के इलेक्शन में चुनाव जीत करके प्रधानमंत्री के पद पर वो आए। फिर दोबारा जब इलेक्शन हुआ 2019 में, फिर वहाँ दोबारा उन्हें क्या मिला, मेजोरिटी मिली, और मेजोरिटी मिलने के बाद वो फिर से प्रधानमंत्री के पद पर बने हुए हैं। तो हम कह सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर का कोई भी निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। अब हम लोग प्रधानमंत्री की शक्तियों के बारे में जानें कि क्या क्या पावर एंड फंक्शंस है देश के प्रधानमंत्री की। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि संविधान के द्वारा प्रधानमंत्री को केंद्र प्रशासन से संबंधित सारी शक्तियाँ दी गई हैं। प्रधानमंत्री की शक्तियाँ यहाँ पर हम लोग देखेंगे। फर्स्ट हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं मंत्रिपरिषद का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो हमने शुरू में ही देखा था कि प्रधानमंत्री जो होते हैं मंत्रिपरिषद के लीडर होते हैं, तो इन्हें मंत्रिपरिषद संबंधी सारी शक्तियाँ दी गई हैं। मंत्रिपरिषद को नियुक्त प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है
और किसी भी व्यक्ति को कैबिनेट मिनिस्टर बनाना है या किस व्यक्ति को राज्य मंत्री बनाना है या किस मंत्री को डिप्टी मिनिस्टर बनाना है, ये सब प्रधानमंत्री डिसाइड करते हैं। मतलब कि जितने भी मिनिस्टर को नियुक्त किया जा रहा है वो प्रधानमंत्री के द्वारा ही उनको नियुक्त किया जा रहा है, और राष्ट्रपति बिना प्रधानमंत्री के एडवाइस के किसी भी मंत्री को नियुक्त भी नहीं कर सकते हैं। फिर सेकंड हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं विभागों का बंटवारा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिपार्टमेंट। और प्रधानमंत्री जो होते हैं सभी मंत्रियों के बीच विभागों का भी बंटवारा करते हैं कि किस मंत्री को कौन सा डिपार्टमेंट देना है। तो हम लोग देखते हैं कई सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं और हर एक डिपार्टमेंट के लीडर जो होते हैं वो अलग अलग पर्सन होते हैं, और वो जो डिपार्टमेंट उन्हें दिया जाता है वो प्रधानमंत्री के द्वारा ही दिया जाता है। नेक्स्ट थर्ड हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं मंत्रिपरिषद का पुनर्गठन, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड प्राइम मिनिस्टर होते हैं, और यदि कोई भी जो मिनिस्टर होता है अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड काम को सही ढंग से नहीं कर रहा है या लापरवाही बरत रहा है तो प्रधानमंत्री क्या करते हैं, उस मंत्री के डिपार्टमेंट को ही बदल देते हैं। और यदि उनके काम में अनियमितता भी पाई जाती है तो क्या कर सकते हैं, प्रधानमंत्री उस मंत्री को उसके पद से भी हटा सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं राष्ट्रपति तथा मंत्रिमंडल, प्रेसिडेंट एंड कैबिनेट। प्रधानमंत्री जो होते हैं वो राष्ट्रपति और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बीच कड़ी का काम करते हैं, यानी कि मीडिएटर का काम करते हैं, कि कोई भी मंत्री किसी भी विषय पर बिना प्रधानमंत्री की अनुमति के राष्ट्रपति से वो मिल भी नहीं सकते हैं। यानी कि यहाँ पर बीच में प्रधानमंत्री रहेंगे, उसके बाद मिनिस्टर, उसके बाद प्रेसिडेंट रहेंगे। यानी कि किसी भी मंत्री को प्रेसिडेंट के पास अपना बात पहुंचाना है तो वो पहले प्राइम मिनिस्टर के पास जाएंगे, उसके बाद उनके द्वारा प्राइम मिनिस्टर के द्वारा प्रेसिडेंट तक उनकी बात पहुंचेगी। ये एक कड़ी का काम करते हैं प्रधानमंत्री। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं संसद का नेता, लीडर ऑफ द पार्लियामेंट। तो प्रधानमंत्री जो होते हैं अपने सभी कामों के लिए लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, यानी कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और प्रधानमंत्री लोकसभा के लीडर भी होते हैं। और लोकसभा में कोई भी कानून प्रधानमंत्री की इच्छा के विरुद्ध नहीं बन सकती है, क्योंकि लोकसभा में उन्हीं की पार्टी की मेजॉरिटी होती है, और मेजॉरिटी के आधार पर हम लोग देखेंगे कि वो अपनी इच्छा अनुसार क्या कर सकते हैं, कानून भी पास करवा लेते हैं। फिर नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर 6 नंबर में देख रहे हैं नियुक्तियाँ, यानी कि अपॉइंटमेंट। प्रधानमंत्री होते हैं जो हम लोग लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था राष्ट्रपति की शक्ति में कि राष्ट्रपति को नियुक्ति संबंधी अधिकार भी दिया गया है, पर जितनी भी नियुक्तियां राष्ट्रपति करते हैं उसमें जो अपॉइंटमेंट किया जा रहा है राष्ट्रपति के द्वारा वो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर ही करते हैं। चाहे वो गवर्नर हो, इलेक्शन कमिश्नर हो, फाइनेंस कमीशन हो, जिनकी भी नियुक्ति की जा रही है राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर ही करते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री जो होते हैं वो बहुत ही शक्तिशाली होते हैं, और राष्ट्रपति की सारी शक्तियों का प्रयोग जो होता है वो प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। इसलिए राष्ट्रपति को नॉमिनल एग्जीक्यूटिव यानी कि नाम मात्र की कार्यपालिका, और प्रधानमंत्री को रियल एग्जीक्यूटिव यानी कि वास्तविक कार्यपालिका कहा जाता है, जिसके पास की सारी शक्तियां होती है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे मंत्रिपरिषद यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की। तो मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर ही करते हैं। प्रधानमंत्री इन मंत्रियों की लिस्ट राष्ट्रपति के पास भेजते हैं, और राष्ट्रपति इन लिस्ट के अकॉर्डिंग सभी मंत्रियों को क्या करते हैं, नियुक्त करते हैं। राष्ट्रपति अपनी मर्जी से किसी का नाम ना तो वहाँ पे क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, ना ही किसी को हटा सकते हैं। मतलब कि जो एक लिस्ट या एक सूची तैयार कर दी गई है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, उसी के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है, या उनको ही मंत्री के पद पर नियुक्त किया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो मंत्रिपरिषद होते हैं उन वो 3 प्रकार के हम लोग यहाँ पर देखेंगे। एक तो है कैबिनेट मिनिस्टर, सेकेंड हम लोग देख रहे हैं स्टेट मिनिस्टर, और थर्ड देख रहे हैं डिप्टी मिनिस्टर। तो कैबिनेट मिनिस्टर क्या है, तो ये कैबिनेट मिनिस्टर जो होता है इसमें सर्वोच्च स्तर के यानी कि हाई लेवल के मंत्री होते हैं, और इनकी संख्या जो होती है वो कम होती है। इन मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर अलग अलग डिपार्टमेंट देते हैं, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, होम मिनिस्ट्री, ये सारे मतलब कि जो होते हैं सीनियर मिनिस्टर्स होते हैं, और ये देश के बहुत ही महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट को क्या करते हैं, संभालते हैं, और इनके पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी होती है, क्योंकि ये बड़े बड़े पोस्ट को या डिपार्टमेंट को क्या कर रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं, वो हमारे देश से रिलेटेड। तो ऑब्वियस सी बात है कि इनके पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी ही होगी। फिर सेकेंड हम लोग देखेंगे राज्य मंत्री यानी कि स्टेट मिनिस्टर, और ये जो होते हैं राज्यों के मंत्री होते हैं, यानी कि स्टेट मिनिस्टर होते हैं, जो कि कैबिनेट मिनिस्टर के बाद आते हैं।
फर्स्ट पोजीशन है कैबिनेट मिनिस्टर का, उसके बाद आता है स्टेट मिनिस्टर का। और ये सभी कैबिनेट मिनिस्टर के अंडर काम करते हैं, और जितने भी स्टेट मिनिस्टर हैं वो डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग कैबिनेट मिनिस्टर के अंडर में आते हैं। भले ही स्टेट मिनिस्टर को भी वही डिपार्टमेंट दिया गया है, पर कैबिनेट मिनिस्टर के अकॉर्डिंग के अधीन ही वो क्या करेंगे, अपना कार्य करेंगे। पर स्टेट मिनिस्टर अपने डिपार्टमेंट के कामों के लिए खुद उत्तरदायी होंगे, यानी कि राज्य के अधीन उन्हें जो डिपार्टमेंट दिया गया है और सारे राज्य से संबंधित सारे कामों के लिए वो खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे, भले ही वो कैबिनेट मिनिस्टर के अंडर में है। फिर थर्ड हम लोग यहाँ पर देख रहे उप मंत्री या डिप्टी मिनिस्टर, ये क्या काम करते हैं। तो डिप्टी मिनिस्टर जो होते हैं उनके पास किसी भी प्रकार का विभाग या डिपार्टमेंट नहीं होता, ये कैबिनेट मिनिस्टर और स्टेट मिनिस्टर के हेल्प के लिए होते हैं या उनकी सहायता करते हैं, हेल्पर कह सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मंत्रिपरिषद के कार्य यानी फंक्शंस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, कि क्या क्या काम दिया गया है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को। तो फर्स्ट हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं नीतियों का निर्माण यानी कि फॉर्मेशन ऑफ पॉलिसी। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि संसद के द्वारा कानूनों का निर्माण किया जाता है, जो भी नियम कानून बनाया जा रहा है वो पार्लियामेंट के द्वारा ही बनाया जा रहा है। पर जो सरकार होती है वो क्या करती है, नीतियाँ बनाती हैं, कि पॉलिसीज़ सरकार के द्वारा बनाई जाती है। और मंत्रिपरिषद के द्वारा ये तय किया जाता है कि किस तरह की पॉलिसीज़ क्या करे जाएंगे, हमारे देश के लिए लागू की जाएंगी। देश में बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं या बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे आर्थिक, सामाजिक या राजनीतिक ऐसी दशाएं होती हैं, और इन सबको सुधारने के लिए ही उपाय ढूंढा जाता है, और कैसे विदेशों से अच्छे संबंध बनाना है या सुरक्षा की नीति कैसे बनाना है, ये सब जो सारी पॉलिसी बनाई जाती है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा ही बनाई जाती है। तो बहुत महत्वपूर्ण काम है इनका, क्योंकि ये नीति निर्धारण करने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। सेकेंड हम लोग देख रहे हैं वैधानिक कार्य यानी कि लेजिस्लेटिव फंक्शन। तो संसद का काम चूँकि हम लोग जानते हैं कि कानून बनाता है, पर बिना किसी मिनिस्टर यानी कि मंत्रिपरिषद की स्वीकृति के कोई भी कानून नहीं बन सकता। संसद के जितने भी सेशन होते हैं उन्हें बुलाने का निर्णय भी कैबिनेट मिनिस्टर या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा ही लिया जाता है, कि कब कौन सा सेशन कब बुलाना है। फिर थर्ड हम लोग देख रहे हैं वित्तीय कार्य यानी कि फाइनेंशियल फंक्शन। तो मंत्रिपरिषद का काम हम लोग देखेंगे कि फाइनेंस डिपार्टमेंट में भी पूरा इनका क्या रहता है, कंट्रोल रहता है, नियंत्रण रहता है। फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा हम लोग जानते हैं कि लोकसभा में क्या किया जाता है, बजट पेश किया जाता है, कि कब नया टैक्स लगाना है या पुराने टैक्स को ख़त्म करना है या किस तरह का टैक्स लगाना है, ये सारे डिसीज़न काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ही क्या करते हैं, लेते हैं। तो यहाँ पर ये भी देख रहे हैं कि ये बजट संबंधी काम या फिर टैक्स लगाना यानी कि फाइनेंशियल डिपार्टमेंट से रिलेटेड सारा काम भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को दिया गया। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट यहाँ पर देख रहे हैं नियुक्तियाँ संबंधी यानी कि अपॉइंटमेंट करने की शक्ति भी इन्हें दी गई है या कार्य इनका है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि राष्ट्रपति को जो है नियुक्ति का अधिकार तो मिला ही है, पर ये मंत्रिमंडल की सिफारिश पर ही ये नियुक्तियाँ करते हैं। जैसे कि हम लोग देखेंगे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज होते हैं या फिर गवर्नर होते हैं, फिर यूपीएससी कहेंगे या फिर इलेक्शन कमीशन आदि कमीशन के जो भी अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति का अधिकार तो हम लोग देख रहे हैं कि राष्ट्रपति के पास है, पर ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के सिफारिश पर ही राष्ट्रपति क्या करते हैं, इनको अपॉइंट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ही जो होते हैं वो रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं, जिनके लीडर जो होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री होते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि रियल एग्जीक्यूटिव और नॉमिनल एग्जीक्यूटिव क्या होता है, दोनों को किस प्रकार की शक्तियाँ दी गई हैं और किस तरह वे हमारे देश में शासन व्यवस्था को संभालते हैं। तो आई होप कि आपको एग्जीक्यूटिव चैप्टर समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू।